हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। सीधा सवाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सवाल तो आज सीधा है और आफरीदी से सवाल है। आफरीदी ने कुछ दिन पहले अपनी फाउंडेशन के लिए हिंदुस्तान के 2 क्रिकेटर्स से, मुझे पता नहीं है वो 2 ही थे, हो सकता है कि पूरी टीम से, अलग अलग टाइम पर रहे उस टीम में मौजूद खिलाड़ियों से उन्होंने हाथ फैलाकर भीख मांगी होगी कि मुझे फाउंडेशन को, मेरी फाउंडेशन को कुछ पैसा दे दीजिए। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि पैसा मिला भी, उस पैसे का इस्तेमाल हुआ भी और उसके बाद नाशुक्रा साबित हुए शाहिद आफरीदी। एक वीडियो है, उस वीडियो पर आज बहस करनी है। देश को लॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस का इंतजार है। एबीपी न्यूज पर लगातार आप देख रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं उस गाइडलाइंस का, क्योंकि हमें पता है आपकी जिंदगी आगे किस तरीके की होगी वो उन गाइडलाइंस पर ही निर्भर करती है। इसीलिए हमारी पैनी नजर है उस पर। लॉकडाउन 3 खत्म होने को है, 7 घंटे से भी कम समय बचा हुआ है। दुनिया लेकिन कोरोना के संकट में कैसे फंसी हुई है ये हम सब जानते हैं। भारत और पाकिस्तान पर भी संकट है। गाइडलाइंस आने में कुछ समय लग सकता है। हमारी जानकारी अभी ये कह रही है गाइडलाइंस को अंतिम रूप जो है वो दिया जा रहा है, क्योंकि देखिए 15 तारीख तक सारे राज्यों को अपनी अपनी तरफ से ये गाइडलाइंस कैसी होनी चाहिए ये सबमिट करना था अलग अलग राज्यों को। उसके बाद कल देर रात सारे के सारे राज्यों के उन सारे सजेशंस को फाइनलाइज कर दिया गया। लेकिन आखिर की जो निटी-ग्रिटीज है, आखिर के कुछ वो बिंदु जो महत्वपूर्ण होते हैं और उस पर चर्चा हो रही है, वो फाइनलाइज किया जा रहा है और उसके बाद गाइडलाइंस देश के सामने होगी। आखिरी का कुछ वक्त है, लेकिन अभी वक्त गाइडलाइंस आने में है, हमारे सूत्र ये बता रहे हैं। तो कोरोना संकट से सिर्फ भारत नहीं जूझ रहा है, पूरी दुनिया जूझ रही है। पड़ोस का मुल्क पाकिस्तान भी जूझ रहा है, वहां तो हालात बड़े खराब है। भारत शिद्दत से कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान क्या कर रहा है ये देश देख रहा है। ये तस्वीर, ये जो वीडियो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये वीडियो शाहिद आफरीदी के हैं और आतंकी किस तरीके से भारत को आग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हिमाकत कर रहे हैं, राजनीति इस पर कर रहे हैं। भारत से क्रिकेट खेल चुके शाहिद आफरीदी उस नापाक ब्रिगेड में शामिल हो चुके हैं। आफरीदी पीओके जाते हैं, कोरोना से लड़ाई में जो राहत बांटने की बात होती है उस नाम पर वो वहां लोगों से मुलाकात करते हैं। मदद की आड़ में भारत के खिलाफ फिर जहर उगलते हैं, भारतीय सेना के खिलाफ और पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगलते हैं शाहिद आफरीदी। आज इसी पर बहस होने वाली है कि इतने नाशुक्र कैसे हो सकते हैं पाकिस्तानी। कोरोना संकट में भी पाकिस्तान देखता है भारत से भिड़ने के सपने। पहले इमरान, अब अफरीदी को लगा नेतागिरी का चस्का। राहत सामग्री बांटने के नाम पर की पीओके की सैर। नंबर बढ़ाने के लिए अफरीदी ने उगला मोदी के खिलाफ जहर। बड़ा दलेर बनने की कोशिश करता है, लेकिन है डरपोक आदमी। एक छोटे से कश्मीर के लिए 7 लाख की फौज जमा कर दी है उसने, जबकि हमारे पूरे पाकिस्तान की फौज 7 लाख की है। क्रिकेट पिच से बाहर अफरीदी की कोई जमीन नहीं, उठा रखा है कश्मीर का ठेका। लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिलो दिमाग में है। वो बीमारी मजहब की बीमारी है। मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं। कीदड़ भभकी देने वाले अफरीदी को गौतम गंभीर ने कहा जोकर। अफरीदी, इमरान और बाजवा जैसे जोकर 70 साल से कश्मीर पर भीख मांग रहे हैं और पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। पाकिस्तान ने जब भी दुस्साहस किया, भारत से बुरी मौत पाकिस्तान मारा है। अफरीदी को पाकिस्तान का इतिहास पढ़ना चाहिए। उसके हर दुस्साहस का भारतीय सेना और भारत के लोगों द्वारा दिया गए करारे जवाब के इतिहास, उन कहानियों को सुनना और पढ़ना चाहिए।
अफरीदी खुद एक हताश निराश क्रिकेट के खिलाड़ी रहे। अफरीदी का ये जहर बनेगा पाकिस्तान के लिए कहर। और इस पर बातचीत करने के लिए संबित पात्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब जुड़ चुके हैं, जो कि एडिटर हैं IMR के। हमारे साथ तारिक पीरजादा साहब जुड़ चुके हैं पाकिस्तान से। इस वक्त आप स्क्रीन पर उन्हें देख पा रहे हैं और अब से कुछ ही देर में पाकिस्तानी पत्रकार मोना आलम भी हमारे साथ जुड़ जाएगी। आप जानते हैं तारिक पीरजादा, शुरुआत में आपसे करने वाली हूँ। युवराज और हरभजन सिंह ने जब ये कहा कि नहीं इस फाउंडेशन को पैसा दिया जाना चाहिए, तो यहां पर उस बात की मजम्मत हुई थी और बहुत लोगों ने कहा था कि अरे ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज होती है, अरे इंसानियत नाम की चीज होती है, कोरोना काल में हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे। मदद से किसी को गुरेज नहीं थी, हमें पता था यही होगा। जिस फाउंडेशन में पैसा जा रहा है वो इस तरीके से जहर उगलेगा और इस तरीके से भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में गलत चीजें कहेगा तारिक पीरजादा, इसीलिए मजम्मत हो रही थी। अब हमें पता है कि आपका कैरेक्टर क्या है। तो देखिए, आपने हमारे कैरेक्टर को तो गाली दे दी और उसके बाद आप चाह रही हैं कि मैं प्रोग्राम संजीदगी से शुरू करूं, लेकिन मैं संजीदगी से शुरू करता हूं। देखिए, ऐसा है, एक बात याद रखनी की है, वो ये है कि मैं जरा बात अब्बास सतंग सईद के बयान से शुरू करना चाहता हूं, जो अफगान तालिबान के वक्त का सरबराह है। उसने आज ही बयान दिया है कि भारत अफगानिस्तान में गद्दारों यानी दहशतगर्दों और ये जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, जो मुल्क दुश्मन है, उनकी मदद कर रहा है। जो गद्दारों की मदद करता है वो दहशतगर्द होता है और गद्दार होता है। मतलब तो ये हुआ ना इस बात का। तो अब अफगानिस्तान से भारत बेनकाब हो गया है। अब पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जहां कोरोना फैला हुआ है तो आपको तो मदद चाहिए ही नहीं है। आपका काम तो कश्मीरियों का खून पीना है। आपने तो रोज कश्मीरियों को मौजूदा कश्मीर के लोगों को तहत करना शुरू कर दिया है। अब हमारे से आप वो करते हैं कि आपके साथ मोहब्बत की पींगे बढ़ाएं, तो कैसे हो सकता है? हमसे मोहब्बत की पींगे बढ़ाने के लिए तो भीख का कटोरा क्यों लेके आगे आते हैं? किसने कहा था शाहिद आफरीदी से हमारे क्रिकेटरों से पैसा मांगने के लिए? हमने तो नहीं कहा था। आप रहते ना, आपको जो बोलना है बोलते, आपको जो जहर उगलना था उगलते। यहाँ आकर आप पैसा मांगते हैं और उसके बाद वहां जाकर उसी पैसे से राहत बांटते हैं। तारिक पीरजादा साहब, मैं शाहिद आफरीदी की बात कर रही हूँ। आपको लेकर मेरे दिल में किसी तरह की कोई नफरत मैल नहीं है तारिक पीरजादा साहब, पर शाहिद आफरीदी जिस तरीके की बातें कर रहे हैं उनको शर्म नहीं आती? उसी फाउंडेशन में पैसा किसका? हिंदुस्तानी जब कह रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, तब जाकर आपके फाउंडेशन में एक आध पैसा आया है। संबित पात्रा, एक सेकंड तारिक साहब पहले ओपनिंग रिमार्क, फिर मैं आऊंगी आपके पास। हमारे पास पूरा टाइम है। संबित पात्रा, अब ये शांत हो जाएं तब मैं बोलूंगा। क्रिकेट को दुनिया से खत्म कर दें, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बात कौमों की कर रहा हूँ, अफगान कौम की, जहां आप दहशतगर्दी इसके जरिए से पाकिस्तान में फैला रहे हैं। आप तारिक साहब दहशतगर्दी का अब्बा, दहशतगर्दी का पापा, दहशतगर्दी का बाप हाफिज सईद तो आप लोग पाल रहे हैं और आप मुझे दहशतगर्दी पर ज्ञान दे रहे हैं। अब रुक जाइए तारिक पीरजादा साहब, मैं चाहती हूँ संबित पात्रा आए आप। जरा इनकी आवाज कम कर दीजिए, नहीं तो फिर बोलना मुश्किल हो जाता है। ओके तारिक साहब, बस एक सेकंड आपकी आवाज कम कर रही हूँ, बाकियों की अब आवाज सुनिए मुझे। संबित पात्रा, देखिए रूबिका जी, जहां तक अफरीदी का सवाल है, मुझे लगता है ये तो एक खेल जगत का विषय है। बहुत सारे लोग इसका जवाब देते। मैं इस डिबेट में क्यों आया, मैं इसका कारण पहले बताता हूँ। ये केवल अफरीदी का एक स्टैंड अलोन स्टेटमेंट नहीं है। वैसे अफरीदी जाने जाते हैं इस प्रकार के रैंट्स के लिए और इस प्रकार की गाली गलौज के लिए, और खास करके कश्मीर के लिए उनको गौतम गंभीर जी ने सही जवाब दिया था। आज हमारा यहां आने का खास मकसद इसलिए है कि ये केवल अफरीदी का स्टैंड अलोन स्टेटमेंट नहीं है। ये पूरे और पूरे पाकिस्तान के महकमे का, जो बेगैरत देश है पाकिस्तान और जिसके अभी राष्ट्राध्यक्ष इमरान खान है, इनका पूरा का पूरा एक ये मोटिव है और इस प्रकार का एक नैरेटिव वो फ्लोट कर रहे हैं। आप याद करिए जब, अरे अभी फिर मैं कुछ कहूंगा तो बुरा मान जाओगे, अभी इसकी आवाज को कम कर दीजिए रूबिका जी। इस आदमी से मुझे नहीं उलझना है। देखिए रूबिका जी, मैं बताना चाहूंगा, आप याद करिए चंद दिनों पहले कोरोना की स्थिति में नरेंद्र मोदी जी ने सार्क देशों के साथ एक बात किया था, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग।
सारे देश ठीक थे, केवल उसमें भी आके पाकिस्तान ने कश्मीर की रेंटिंग की थी, के रेंटिंग शुरू कर दिया था, हाय कश्मीर हाय कश्मीर। भारत सबको मदद कर रहा है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन तक पाकिस्तान को पहुंचा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को आज दवाई की आवश्यकता है। यह होता है हिंदुस्तान का दिल, यह है हिंदुस्तान का ये असली चेहरा। और पाकिस्तान को आप देखिए, इसलिए हमारा यहां आना जरूरी था, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के नैरेटिव को डाउन करना है। अफरीदी क्यों गया, पीओके जाके इस प्रकार से भाषण क्यों दिया, आपको जानना पड़ेगा। वैसे तो जीडी बख्शी साहब बैठे डिटेल में बताएंगे, मगर मैं आपको बता दूं, खबर जो है कि कहीं ना कहीं पीओके में जो पाकिस्तान की आर्मी है उसकी कमर टूट गई है। अब आपने रियाज नाइकू को देखा, बुरहान वानी को देखा, आतंकवाद को जिस प्रकार समाप्त किया जा रहा है, ये जो इनके स्टेट प्लेयर्स थे वो खत्म हो रहे हैं। संबित पात्रा ये वहां पर अपना एजेंडा चलाने के लिए गए थे, वहां हौसला अफजाई भेजा गया गए थे। हाँ, भेजा गया था। ओके, भेजा गया। मेजर जनरल जीडी बख्शी, मैं कंप्लीट कर लूं, एक 5 सेकंड बता दूं। बस मैं आती हूं आपके पास, एक बार सबसे मैं वक्तव्य लेना चाहती हूँ। मेजर जनरल जीडी बख्शी, मेकिंग पाकिस्तान हेल्दी अगेन, ये फाउंडेशन का नाम है। मेजर जनरल जीडी बख्शी, बेगैरत क्या होता है ये शाहिद आफरीदी को पता आज हो जाना चाहिए, मेरे ख्याल से वही है बेगैरत। देखिए, शाहिद अफरीदी साहब दोनों हाथ फैलाकर भारत के क्रिकेटरों से चंदा मांग रहे थे, भीख मांग रहे थे कि वहां पाकिस्तान में कोरोना के पीड़ितों की मदद की जाए। बड़ी खुशी की बात है, आप मदद करिए, लेकिन हमसे मदद लेके हमको गालियां मत दीजिए। हमसे क्लोरोक्विन के बक्से पे बक्से लेके यहाँ गाली गलौच मत कीजिए। लेकिन बात ऐसी है कि पाकिस्तान में हर क्रिकेटर की, जब से इमरान खान साहब वहां के प्रधानमंत्री बन गए हैं, तब से हर क्रिकेटर की एम्बिशन जाग गई है। वो जानते हैं इसका रास्ता बड़ा सीधा और साफ, सीधा प्राइम मिनिस्टर बनने का रास्ता बहुत साफ है कि पाकिस्तान की फौज की चमचागिरी करो, पाकिस्तान की फौज के गुण गाओ, पाकिस्तान की फौज के कहने पर हिंदुस्तान को, मोदी जी को गाली गलौच दो। आपकी तरक्की का रास्ता पूरा खुल सिम। ये जो है अफरीदी साहब को फार्मूला बड़ा पसंद आया। हमसे पैसा लेकर, पाकिस्तान का मुहिब्बे वतन, हमसे पैसा लेकर वो जाकर वहां पे हमसे पैसा ले रहे हैं, भीख ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, हमसे वो चंदा ले रहे हैं और वहां जाके गाली गलौच कर रहे हैं। पीरजादा साहब, आपको आदत ऐसी खराब है कि आप सोचते हैं कि जब एक बार आपको बोलना शुरू कह दिया जाए तो शुरू से आखिर तक आप ही बोलेंगे। भारतवर्ष में ऐसा नहीं होता। डिबेट में गुफ्तगू होती है, बातचीत होती है, पहले आप बोलते हैं फिर हम बोलते हैं। आप ये लगातार जो बोलते जाते हैं ना, आपकी सुनाई देती है ना हमारी। हिंदू तहजीब में गाली होती है, मुसलमानों की तहजीब में आदाब होते हैं। हाँ, नहीं, आदाब करें, जरूर करें, यहाँ बैठकर आप हिंदू मुसलमान बारी से करें। यहाँ पर हिंदू मुसलमान करने के लिए नहीं बुलाया तारिक पीरजादा साहब। हिंदुस्तान है यहाँ, ये हिंदुस्तान है, भारत है ये। जितने मुसलमान वहाँ आपके पाकिस्तान में नहीं है, उनसे ज्यादा यहाँ हिंदुस्तान में और बहुत खुश है। संबित पात्रा, नहीं, ये हो गया सर हिंदू मुसलमान। रूबिका जी, पहले इस तारिक पीरजादा को आप चुपचाप बैठाओ, नहीं तो फिर से मेरे अंदर अगर संबित पात्रा जग जाएगा तो फिर इसकी मैं बेइज्जती कर दूंगा, फिर रोता फिरेगा। मैं नहीं चाहता हूं, मैं ये उम्र में बड़े हैं, मैं नहीं चाहता रोज रोज इनकी बेइज्जती करूं। बहरहाल देखिए, पहली बात, तारिक पीरजादा, एक बात कान खोल के सुन लो, यहां बैठ के कितनी भी गाली मोदी को दे दोगे, तुम प्राइम मिनिस्टर नहीं बन जाओगे पाकिस्तान के, तुम वही एक सूट वाले भिखारी ही रहोगे। इसलिए ये जहमत करने की कोशिश मत करना, शांति से बैठो। बैठ जाओ। मैंने कहा था तुमको, बार बार मैं कहता हूँ कि स्काइप के नजदीक मत आओ, तुम स्काइप से दूर रहा करो। और बार बार ये एक सूट पहन के आके रोज तुम जो गाली देना शुरू करते हो ना, तारीख, बैठ जाओ, चिल्लाओ मत। जैसे बेगैरत जहालत से भरे हुए इंसान तुम खाली यहाँ आके हिंदू मुस्लिम डिवाइड करोगे। मैं तुम्हारी पोल खोलता हूँ। देखिए रूबिका जी, आप बात करिए दानिश कनेरिया, वो देखो ना, अभी इसकी हालत देखो, इसकी हालत। तुम पहले पीछे हो स्काइप से, जरा तुम पहले स्काइप से पीछे हो। तुम्हारे मुंह में से कीड़े दिखते हैं, कीड़े, बदबूदार गंदे कीड़े दिखते हैं, डर लगता है उनको देख के। पीछे हो जाओ। मैं तुम्हें गाली देना नहीं चाहता हूं, मगर तुम इस प्रकार बदतमीजी करोगे हिंदुस्तान के खिलाफ तो मुंह से सुन के जाओगे। मगर रूबिका जी, ऑन अ सीरियस नोट, ये लोग मजहब की बात करते हैं। याद करिए, चंद दिनों पहले दानिश कनेरिया का शोएब अख्तर ने किस प्रकार से चिट्ठा खोला था।
दानिश कनेरिया उनके यहाँ इतना बड़ा क्रिकेटर है, उसके साथ लोग ड्रेसिंग रूम में बदतमीजी करते थे, लोग उनके क्रिकेटर खाना शेयर तक करना नहीं चाहते थे, मजहब के नाम पे वहां बटा हुआ है। जिस प्रकार पाकिस्तान आज मजहब के नाम पे बटा हुआ है कि कोरोना काल में भी जो पैकेज है, जो हेल्प है, वो वहां माइनॉरिटीज को नहीं दे रहे, वहां भी वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, माइनॉरिटीज को, सरदारों को, सिखों को ये पैकेज नहीं दे रहे हैं, किसी प्रकार की सहूलियत वहां नहीं दे रहे, यहाँ आके जहर फैला रहे। दूसरी बात देखिए, एक बात याद रखना होगा, ये पूरे के फिर बैठ जाओ, मुंह मत खोलो भिखारी। मैंने तुम्हें बोला था, तुम लोग सब भीख मांगते हो, उसी पैसे से जिस प्रकार की राजनीति करते हो, तुम लोग मतलब भीख मांगने करोड़ लोग कोई है घर में इसको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन खिलाओ रे, ये हमसे जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन लिया है इसको खिलाओ, कुछ तो ठीक होगा इसका। बताओ, हमसे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन लेके पैसे भी हमसे लिया हुआ है, ये सारा कुछ हमारा है, फिर हम पे चिल्ला रहा है। इसकी हिम्मत देखो जरा, इसकी हिम्मत देखो जरा, इस पीरजादा की रोज शाम को आके हमसे गाली फिर सुबह तैयार होके आ जाता है। आप शांति से बैठो, अब मुझे बोलने दिया जाए। तारिक पीरजादा साहब, आप अच्छा क्यों, आप बताइए, हिंदू मुसलमान और इंडिया और पाकिस्तान करने का किसी के पास टाइम था? क्यों शाहिद आफरीदी को बेगैरती दिखानी थी? क्यों? मोना आलम भी मेरे साथ यहाँ पर बनी हुई है। एक सेकंड तारिक पीरजादा साहब, एक सेकंड पहले जो रूल्स हैं, बाकी सारे मेहमान एक बार अपने ओपनिंग रिमार्क्स दे दे, फिर मैं आपके पास आऊंगी। आप तो वैसे भी, मैं जैसे ही रेडी स्टेडी गो करती हूँ तारिक पीरजादा साहब, फिर आप रुकते कहाँ हैं? फिर तो आप स्प्रिंटर की तरह, उसेन बोल्ट जो है वो भी शर्मिंदा हो जाता है। अगर जबान की रेसिंग हो तो रुक जाइए ना अभी एक सेकंड। मोना आलम, ऑन अ सीरियस नोट, मोना कि हमें कभी पाकिस्तान से कोई दिक्कत हुई है? आई डोंट थिंक सो। किसी को कोई परेशानी नहीं है। आपके मुल्क में कोरोना से लड़ाई हो रही है, हमारे मुल्क में कोरोना से लड़ाई हो रही है। आप अपने काम में उलझे हुए हैं, हम अपने काम में उलझे हुए हैं। शाहिद आफरीदी ने अपने क्रिकेटर फ्रेंड्स को हिंदुस्तान के फोन करके कहा कि यार थोड़ा पैसा दे दो। ठीक है भाई, पैसा भी दे दिया। अब वो शख्स वहां पीओके में जाकर जहर उगलता है, किसको ये बात पसंद आएगी? हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी, क्या जिक्र करने की जरूरत थी उनको? कोरोना का जिक्र करते ना, वहां पर लड़ाई जो हो रही है उसको लेकर जिक्र करते। इतना क्या सेल्फ ऑब्सेस्ड है ये आदमी? मोदी ऑब्सेस्ड बेसिकली। होना देखिए रूबिका, आप लोग थोड़ा सा, मुझे लगता है थोड़ा सा क्या बल्कि बहुत ही ज्यादा ये शाहिद आफरीदी की स्टेटमेंट पर आप लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। ये तो जो उन्होंने एक बात बोली है वो तो हर कोई बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा? मुझे बताएं, आपने पहली दफा अगर शाहिद आफरीदी से ऐसी बात सुनी है तो फिर तो मैं समझूं कि उन्होंने पहली दफा बात की है, या पहली दफा कश्मीर को कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहा है, वहां ऑक्यूपेशनल फोर्सेस की पहली दफा बात हुई है। ऐसा तो नहीं है। ये तो इवन टर्किश प्रेसिडेंट है, हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर सर, वो बातें कर चुके हैं, मोना आलम यूएनजीए में जाकर कर चुके हैं, मोना आलम मेरी बात को बता चुके हैं, इंटरनेशनल मीडिया एक्सपोज कर चुका है। वो ये नहीं, मोना आलम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक शख्स वहां खड़े होकर ये कह रहा है कि एक नफरत का वायरस ये आदमी फैला रहा है। एक मुसलमान शाहिद आफरीदी को मदद करता है, एक हिंदू हरभजन, एक हिंदू युवराज, और उसमें इतनी ओडेसिटी है, हाँ, वो इतनी ओडेसिटी है कि वो वहां जाकर कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान और हमारे मुस्लिम भाइयों पर ये नरेंद्र मोदी जो है वो परेशान कर रहा है, इन लोगों को जुल्म कर रहा है। कैसे मतलब इसमें हिंदू, इतना बेशर्म आदमी कैसे कोई हो सकता है? मुसलमानों का इतने बड़े लेजेंड को आप ऐसी बात कर रहे हो उनके बारे में रूबिका। आई डोंट थिंक दिस इज वेरी अनकैनी। आई टेल यू, आपके इतने बड़े बड़े लेजेंड्स हैं, मैं आपके तमाम क्रिकेटर्स की इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ। अरे पर वो रिस्पेक्टफुल चीजें भी तो करे ना, मैं ये कह रही हूँ रिस्पेक्टफुल चीजें भी तो करे ना। मोना क्या नहीं की रूबिका? देखिए मुझे बताइए, नहीं, एक तो पीओके जाने की उस शख्स को जरूरत क्या थी? आप लोग क्वारंटीन सेंटर पीओके में खोल रहे हैं, पीओके के लोग सड़कों पर आकर रो रहे हैं कि भाई ये पाकिस्तान के जो कोरोना इन्फेक्टेड आदमी है हमारे यहाँ क्यों भेज रहे हैं, और ये आदमी राहत पैकेज बांटने जा रहा है। बात ही आपको पता है, मैं आप सबकी इत्तला के लिए बता दूं, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर हमारी तरफ जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है यहाँ का, क्योंकि आपकी तरह तो हमने कोई वहां पर कर्फ्यू तो लगाया नहीं है, आपने तो अपने सारे वो जो महबूबा मुफ्ती वो सारे अपने घर भेज दिए, उनको हाउस अरेस्ट कर दिया, वो जेलों में बंद पड़े हुए। हमारे पूरा हिंदुस्तान हाउस अरेस्ट है बाय द वे मोना आलम। हमें एक एक हिंदुस्तानी की फिक्र है, और वो इस टाइम पर
और यहाँ पर हिंदुस्तान क्या करता है और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाए रखने के लिए हमें जो भी कदम उठाने वो हम उठाएंगे। संबित पात्रा, मोना जी, मैं जरा 10 सेकंड बोल लूं, आपकी इजाजत हो तो। आप तो तारिक मीर ज्यादा जैसी नहीं है, तो मैं जरा अच्छे ढंग से डिबेट करना चाहता हूं आपके साथ। देखिए मोना जी, एक तो मैं शुक्रगुजार हूं कि आपके साथ ठीक ठाक डिबेट होता है। तारिक जी की तरह आप ऐसे बिहेव नहीं करती है, इसलिए मुझे समय दीजिए। देखिए मोना जी, आप कह रही हैं कि हमने महबूबा जी को बंद कर दिया, अरेस्ट कर दिया। अरे शुक्र है, हमारे यहाँ तो कानून के अंतर्गत काम होता है। आप याद करिए, आप तो वो मुल्क है जहां आप प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को फांसी दे देते हैं, फांसी। न जाने कितने प्राइम मिनिस्टर को आपने सूली पे चढ़ा दिया है। आपको ये ठीक है, आप तो पत्रकार हैं, आपको पता भी होगा। मोना जी, आप लोग की ये खराब आदत है, बीच में बोलने की खराब आदत है। यू आर अ रिस्पेक्टेबल लेडी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ मोना जी। दिस इज नॉट डन। मैं आपके बीच में एक शब्द, तो प्लीज, तो सम्मान करती है तो मुझे बोलने दीजिए पूरा, मुझे पूरा बोलने दीजिए, मुझे पूरा बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा तो अच्छा रहेगा। एक सेकंड मोना जी, लेट मी कंप्लीट, और उसके बाद आप जरूर बोलिएगा। मुझे कंप्लीट करने दीजिए। और ये हाँ ठीक बात है, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, मैं इसमें एक कहानी बोल के खत्म कर दूंगा मोना जी, आप उत्तर दीजिएगा। हमारे यहाँ एक साधु जी थे, बहुत पुरानी कहानी है ये, लगभग 1000 साल पुरानी कहानी। एक साधु थे, वो साधु रोज गंगा में स्नान करते थे और अंजुली में पानी भर के सूर्य नमस्कार करते थे। उनके शिष्य बगल में खड़े रहते थे। तो जब एक दिन वो नमस्कार कर रहे थे तो एक बिच्छू आ गया उस पानी में। तो बिच्छू को साधु, अरे बिच्छू तो डूब जाएगा, उन्होंने पानी से बाहर बिच्छू को निकालने की कोशिश की। बिच्छू ने डस लिया साधु जी को। साधु को बड़ा दर्द हुआ, बिच्छू गिर गया। फिर से साधु ने बिच्छू को निकाला, फिर बिच्छू ने डस दिया, फिर से साधु ने वो गिरा दिया। फिर जब 3 बार डस लिया तो साधु के चेले ने कहा, शिष्य ने कहा, गुरुजी आप ये क्या कर रहे हैं, बिच्छू को क्यों बचा रहे हैं? तो साधु जी ने कहा, देखो मैं साधु, मेरा चरित्र साधु का होगा, और ये बिच्छू है, ये बिच्छू को मैं कितना भी पाठ पढ़ाऊं, कितना भी कुछ कर लूं, इसका चरित्र बिच्छू का ही रहेगा। हमारे हरभजन जी हो चाहे युवराज जी हो, ये हम दोनों के बीच में ये कौन आया? ये कहां से आ गया बीच में? अरे एबीपी न्यूज वाले, हम दोनों के बीच में से हटाओ इसको। ये कहां से आ गया बीच में? तुम्हें यही कहां से आया बीच में? ये बिच्छू कहां से आया बीच में? बिच्छू, इस बिच्छू को हटाओ, पहले बिच्छू को हटाओ बीच में से, मुझे कंप्लीट करने दो उसको। ये बिच्छू कहां से, ये देखो बिच्छू पूरा हंस भी रहा है। अच्छा तारिक साहब रुकिए ना, कहानी तो सुन ले। तारिक साहब बड़े इत्मीनान से कहानी सुन रहे हैं। अरे कहानी में किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? क्या कर रहे हैं तारिक साहब? कोई बीच में नहीं आया, आप अचानक से कूद गए, छपा। रुकिए ना, पहले इस बिच्छू को बीच में से हटाओ। रुकिए प्लीज, सीरियस नोट। तारिक पीरजादा साहब, तारिक पीरजादा साहब, बढ़िया डिबेट हो रही थी। आप ये बता रहे, मोना भी तो पाकिस्तान से पत्रकार, उनके साथ भी तो बहस हो रही है ना, उनके साथ भी। ओके, हाँ फिर क्या हुआ बिच्छू का? नहीं, बिच्छू का जो होना था वो हुआ, मगर मैंने अरे बिच्छू को देखने के लिए संपत की तरफ देख लो ना, इसमें क्या मुश्किल है? चिंता मत कर, इतने पास मत आ, स्काइप के बिच्छू जैसा ही दिखता है। बिच्छू भी नहीं, जिस प्रकार हंस रहा है ना असुर की तरह। तुमने देखा है नेटफ्लिक्स पे असुर देखा है? इसको पीछे रूबिका जी प्लीज इसको जरा इसकी आवाज। ओके संबित पात्रा प्लीज बात कंप्लीट कीजिए। देखिए, हमारे चाहे हरभजन हो चाहे युवराज हो, ये इनके गुण अच्छे हैं, ये हर किसी की मदद करना चाहते हैं। मगर पाकिस्तान के जो ये तथाकथित अफरीदी हो, चाहे इनके बहुत बड़े बड़े इनके प्राइम मिनिस्टर हो, ये जिस प्रकार की इनके गुण है ना, आप क्या एक्सपेक्ट करती है कि हम इनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देंगे, सब कुछ करेंगे, मगर फिर भी ये पीछे छुरा मारेंगे, ये डसेंगे, ये काटेंगे, क्योंकि इनके मुल्क का एडिफिस, जिस फाउंडेशन पे इनका देश खड़ा है, वो एंटी इंडिया फाउंडेशन। थैंक यू, आप हमारी मदद कर रहे हैं, थैंक यू। ये कहने में कितना टाइम लगता है? जिन्होंने अभी तक एक थैंक यू तक नहीं कह सकते आप लोग। अच्छा छोड़ दीजिए, नहीं चाहिए आपका थैंक यू, आप छोड़ दीजिए, थैंक यू भी मत कीजिए। लेकिन इस तरीके से पीठ के पीछे छुरा भोंकने का काम तो बंद कर दीजिए ना मोना आलम। पीठ के पीछे कैसे ये कहां? मैं बताती हूँ कैसे, मैं बताती हूँ। I'll read it out to you. Listen मोना आलम, I'll read it out to you. तो फिर युवराज सिंह कहते हैं ये बड़े टेस्टिंग टाइम्स है, ये सब ट्विटर पे मोहब्बत चल रही है। ठीक है, मोहब्बत तो हमें भी बड़ी मोहब्बत है आप लोगों से, लेकिन अगर मैं आपसे कोई मोहब्बत में बात करूँ, मोना आलम जाकर पीठ पीछे हिंदुस्तान की बुराइयां करने लगे, तो आपको लगता है कि ये दोस्ती जारी रहेगी? नहीं रहेगी ना मोना। सो व्हाट हैपेंस? युवराज सिंह कहते हैं दीज आर टेस्टिंग टाइम्स, इट्स टाइम टू लुक आउट फॉर ईच अदर, स्पेशली द वंस हु आर लेसर फॉर्चुनेट। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं लेट्स डू आवर बिट, आई एम सपोर्टिंग
शाहिद आफरीदी ऑफिशियल और उनकी फाउंडेशन को आप भी डोनेट कीजिए, ठीक है? फिर शाहिद आफरीदी क्या लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। Thank you for all your support. Both you, yourself and my brother Harbhajan Singh are huge pillars of support. This bond we have shows love, peace, transgresses borders when it comes to humanity especially. Absolutely, absolutely. अब वहाँ POK में जाकर जहर उगलने की क्या जरूरत थी इस आदमी को, क्यों? नहीं, मैं बात सुने रूबिका, अब आप आई हैव नो qualms in admitting कि यू आर अ वेरी गुड फ्रेंड। अब आप मेरी बात सुने, मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपकी भी मुझसे दोस्ती है, आप भी मुझे प्यार करती हैं, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताएं कि अगर मैं यहाँ पर आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रही हूँ, आपके सामने बैठ के कर रही हूँ ना, आप मेरी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रही है, मेरे सामने बैठकर कर रही है, हम क्या एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाएंगे? अगर आप ये आर्गुमेंट देना चाह रही हैं तो ये वो नहीं कर रहे ना शाहिद आफरीदी ने। नहीं, POK में जाकर क्या नहीं किया? जो पैसा बांट रहे हैं युवराज सिंह और हरभजन सिंह का दिया हुआ, उस पैसे पर जिस मुल्क में वो रहते हैं उस मुल्क के PM को नफरत का सौदागर बता रहे हैं, वायरस बता रहे हैं। If the money is meant for the less fortunate, तो क्या वहाँ पर जो IOK में फंसे हुए लोग हैं वो less fortunate नहीं है? कोई IOK नहीं है। There is no IOK. There is Kashmir, हिंदुस्तान का। वो POK का भी, वो POK भी IOK है, याद रखिए आप। GD बख्शी। मोना, can I just explain one thing? ये जो बातचीत हो रही है, it's in a particular context. कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक ट्रांसनेशनल इनिशिएटिव आपके क्रिकेटर ने लिया, उन्होंने हमारे क्रिकेटर्स को अपील किया कि ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, इसमें आप पाकिस्तान के लोगों की मदद करें, जो लेस फॉर्चुनेट हैं उनकी मदद करें, ताकि कोरोना के टाइम हम उनको रिलीफ पहुंचाएं। यहाँ के क्रिकेटर्स ने, खासकर हरभजन ने, सिद्धू, इन लोगों ने, युवराज ने वहां पे डोनेशंस दी। वो डोनेशंस को वो शख्स जो है वो बांटने गया है और वहां जाके वो अनाप शनाप हमारे प्राइम मिनिस्टर से लेके हमारे लोएस्ट सिपाही को उसने गाली गलौज शुरू कर दिया। अरे जब आप रिलीफ मटेरियल बांट रहे हैं, वो भी दूसरे मुल्क की मदद से लिया हुआ रिलीफ मटेरियल, तो कम से कम उस टाइम के लिए तो आप थोड़े यूनिवर्सल एटीट्यूड दिखाएं ना। जिस एटीट्यूड से आपने मांगा, जिस एटीट्यूड से आपने मांगा, आप उसकी तहजीब में चले कि साहब ये तो ह्यूमैनिटेरियन वर्क हो रहा है। ह्यूमैनिटेरियन वर्क में हम एक दूसरे को गाली थोड़ी ना देते। नहीं दे सकते, लेकिन सर आप कैसे एक्सक्लूड कर सकते हैं? वहां पर कश्मीर में जो लोग बंद पड़े हुए हैं, फिर उनके ऊपर कोविड की भी मुसीबत आ पड़ी है, आपको डेथ टोल वहां का नहीं पता, कैजुअलिटीज नहीं पता, वहां रिपोर्टेड केसेस का आपको कुछ नहीं पता, तो आप उनको क्यों एक्सक्लूड कर रहे हैं यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी से? इज कश्मीर एक्सक्लूडेड फ्रॉम यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी? सिंपल क्वेश्चन टू यू, मुझे इसका जवाब गलत जानकारी GD बख्शी प्लीज, उसके बाद संबित पात्रा। आपको गलत जानकारी किसने कहा आपको? देखिए, पूरा भारत इस वक्त लॉकडाउन में है। हमारी पहली कंट्री थी तकरीबन जिसने, जब सिर्फ हमारे 500 केसेस हुए थे, हमने इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इकोनॉमी जाती है, कोई बात नहीं, हम एक जान नहीं जाने देना चाहते, वी वांट टू प्रोटेक्ट ऑल इंडियंस। हमने बड़ा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया हुआ है, 50 दिन के ऊपर लॉकडाउन हो गया है। ना सिर्फ कश्मीर में है, ये सारे देश में है। For God's sake, please get that right. The lockdown is everywhere, and it's a very strict lockdown. We are trying to make it as strict as possible. जहां तक कश्मीर का सवाल है, कश्मीर में बहुत कम केसेस हैं कंपेयर टू रेस्ट ऑफ इंडिया। लीस्ट अमाउंट ऑफ केसेस वहां पे हैं, और प्रॉब्लम वहां पे है कि केसेस से ज्यादा तो आपके टेररिस्ट मार रहे हैं। हमारी कैजुअलिटी वहां कोरोना से इतनी नहीं हुई जितना टेररिस्टों ने मारे हैं। 18 तो मारे हैं पिछले महीने, इतने तो हमारे कश्मीर में कोरोना से रोज वहां पर बंदे मार रही है। संबित पात्रा, रोज आपकी ऑक्यूपेशनल फोर्सेस वहां पे जा रहे हैं। मोना आलम, आपको गलत जानकारी है, मुझे बात करने दो जरा, चाहे वो अच्छा ठीक है, ठीक है, एक सेकंड 30 सेकंड बाद में आपके पास तारिक पीरज़ादा। मैं बोल लूं फिर आप बोल लीजिएगा। अरे मुझे क्या वक्त देंगी आप? अच्छा ठीक है, तारिक पीरज़ादा मैं बोल लूं फिर आप बोल लीजिएगा। मैं बोल लूं फिर आप 30 सेकंड बाद।
रूबिका जी रूबिका जी देखिए, हम लोग कितनी भी कोशिश करें, जीडी बख्शी साहब ने अभी एक फादरली फिगर बन के मोना जी को समझाने की कोशिश की। कोई ऐसा नहीं होगा कि मोना जी समझ जाएंगी और जाके पाकिस्तान में कहना शुरू कर देंगी हाँ हाँ जीडी बख्शी साहब ने बिल्कुल सही कहा। देखिए मेरा प्रिंसिपल बिल्कुल अलग है। जो लोग नहीं समझ सकते हैं, कितना भी समझा ले, उनको समझाने की आवश्यकता नहीं है। वो शो में आए हैं तो कुछ तो पाकिस्तान के लोग भी देख रहे होंगे इस शो को, क्योंकि उनके भाई बहन आए हुए हैं। तो मैं इस प्लेटफॉर्म को यूज करके उन पाकिस्तानियों को एक बात समझा दूं। देखो भैया, अभी भारत के मौसम विभाग ने गिलगित बल्तिस्तान पीओके का मौसम दिखाया है और ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद मौसम बदलने वाला है। इतना जोर से मत हंसो, हार्ट अटैक हो जाएगा तुम्हें। अभी इसकी आवाज जरा कम, रूबिका जी जरा इसकी आवाज कम कर दीजिए। ये बहुत ही जलील आदमी है, इसकी आवाज जरा कम कर दीजिए। एक सेकंड, कायदे से। ये क्या है? ये क्या बिहेवियर है? देखो ये पर्सनल अटैक क्यों करते हैं आप किसी पे? आपको ये कैसा बिहेव करते हैं? आपके भाई कैसे बिहेव करते हैं आप देखते हैं। मैं तो आपके ऊपर कोई पर्सनल अटैक नहीं करता मोना जी, क्योंकि आप बिहेव करती हैं बिकॉज यू आर कर्टियस। लुक एट हिज बिहेवियर, देखिए मोना जी एक बात सुनिए, मोना जी एक बात सुनिए, मोना जी एक बात सुनिए। हम लोग जैसे के साथ कैसा बिहेव करते हैं, आप अच्छा बिहेव करती है, आपके साथ हम अच्छा बिहेव करते हैं। ये बहुत बदतमीजी के साथ भारत को गाली देते हैं और इनको हम उसी प्रकार बेइज्जत करके चैनलों से भेजते हैं। याद रखिए, हम केवल यहाँ पर चूड़ा खाने के नहीं बैठे हैं। आप देख लीजिए ये आपकी वजह से भी दहशत गर्दी ना तारिक पीरजादा क्या मन में बिठाए हुआ कि मैं भारत का दुश्मन हूँ। अब बताइए मोना आलम बैठ के बोल रहे हैं ना यहाँ पर, आप यहाँ वकालत कर रहे हैं और तारिक पीरजादा कह रहे हैं हाँ मैं हूँ भारत का दुश्मन। अरे वो हंस रहे थे, रूबिका बात सुनिए, आप उनको इंस्टिगेट कर रहे हैं, वो हंस रहे थे, तो हंस के आप किसी को तारिक पीरजादा जानते हैं उनको इंस्टिगेट नहीं किया जाता है, तो आप उनको पलट के अब्यूज कर रहे हैं। रूबिका जी मैं पूरा कभी तारिक पीरजादा को लेकर यहाँ पर क्लैरिटी चाहिए, कभी शाहिद आफरीदी को चाहिए, कभी इमरान खान को लेकर क्लैरिटी चाहिए। रूबिका जी मुझे लगता है पहले मैंने वादा किया है, मैं आऊंगी आपके पास तारिक साहब। आप बीच में ऐसे हंसने लगे, पूरा मसला खराब हो गया तो ठीक रहेगा। क्या हो गया? अब मैं बोल लूं, ठीक है। देखिए रूबिका जी, मैं इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए तमाम पाकिस्तानी जो हिंदुस्तान के इस बड़े मीडिया हाउस को देख रहे हैं उनको कह दूं कि देखो, आपके अभी अफरीदी ने हमें डरपोक कहा, अभी सर्जिकल स्ट्राइक सहा है आप लोगों ने, अभी एयर स्ट्राइक सहा है। क्या हुआ है उसमें? आप लोगों की कमर की हड्डी कैसे टूटी है वो आपने देखा है। देखिए अभी पीओके तो हम लेके ही रहेंगे, चाहे आप कितना रोल दो, अफरीदी को भेजो या पूरी क्रिकेट टीम को भेजो। अभी तो मौसम बताना शुरू किया, देखते जाओ क्या क्या हम करने वाले हैं। इसलिए ये आप और ये हमारी गिदर भक्ति मत समझना भैया। हम क्या कर सकते हैं ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। व्हाट आर वी, व्हाट इज इंडिया, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और मोना बहन, हम कभी भी निरादर नहीं करते हैं। आप आते हैं, आपको हम बहन कह के पुकारते हैं, आपका बड़ा सम्मान करते हैं, क्योंकि आप कभी भी बेकटियस बात नहीं करती हैं, आप ठीक बातें करती हैं, भले ही अपने देश के। और अगर तारिक पीरजादा यहाँ पर भारत के खिलाफ बोलेगा तो बिल्कुल कान खोल के सुनिए, तारिक पीरजादा यहाँ से बेइज्जत होके जाएगा। ये हमारे कंट्री का प्लेटफॉर्म है, ये हमारे देश का। अच्छा मुझे बात करने दो, मुझे बात नहीं करनी। शब्द कहेगा तो छोड़ेंगे नहीं इसको। अगर हंस रहे तो क्या हो गया? आप उनको गाली देंगे, क्या अकल है? ये क्या बात है? कॉन्टेक्स्ट भी होता है ना किसी चीज का। मैं तो हंसता हुआ आदमी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी तरह रोता हुआ आदमी नहीं हूँ, लेकिन सच बोलने की मुझे आदत है ना। अच्छा रूबिका, मेरी बारी का आप क्या हो, छोड़िए, मैं रोज रोज नहीं बोलना चाहता हूँ। अब जबान दिए ना उनको। एक सेकंड, तारिक पीरजादा देखो, अब जरा 2-3 संजीदा मजीद बातें कर रहा हूँ। हाँ। देखो, जो असल मसला है, मैं पिछले 10 बरस से ये बात कह रहा हूँ इंडिया गेट टेलीविजन पे, आपके एबीपी पर भी और दूसरे चैनलों पर भी, कि भाई हर वो दिन जो कश्मीर के मसले के हल के बगैर गुजरेगा वो हमें जंग की तरफ लेकर जाएगा। कि इंतहाई संजीदा बात है जो मैंने साल की तरफ। अब वो मसला पैदा हो गया है कि कश्मीर में तहरीक में आजादी चल रही है और आप बहुत कम घुटनों के बल रेंग के आते हो हिंदुस्तान के आर्मी के सामने, फिर भी शर्म नहीं आती जंग करने की? जब हमारे बंदूकों पे जंग लगे हुए हैं, तुम्हारे टैंक तुम्हारे पास है नहीं, पहनने के लिए जूते नहीं है, लड़ने के लिए पैसे नहीं है, भीख का कटोरा लेके इमरान खान घूम रहा है हर जगह और जंग लड़ने की धमकी देते हो। तुम्हें क्या तकलीफ है? अरे जंग लड़ने की धमकी देते हो। अरे
भिखारी मुल्क है तुम्हारा, खाने के लिए पैसे नहीं है तुम्हारे पास, रोटी हमसे मांग के खा रहे हो, मेडिसिन हमसे लेके ट्रीटमेंट कर रहे हो, और यहाँ भारत के चैनल पे आके कहते हो जंग लड़ोगे। कौन सा जंग लड़ोगे? अरे भैया बंदूकों में जंग लगा है, जंग पहले जंग साफ करो जाके। जंग लड़ेगा ये तारीख पीर ज़ादा, जंग लड़ेगा। दिल में हिम्मत है नहीं, बंदूक में बारूद है नहीं, टैंकर है नहीं, पहनने के लिए जूते है नहीं, कपड़े है नहीं, जंग लड़ेगा ये जंग। नरेंद्र मोदी तक सबको चुपचाप देंगे, हट से उड़ा देंगे। ये कहां कौन सी किताब पढ़ के आते हो भैया? पूरी तरह से दिमाग खराब हो गया है इन लोगों का, पूरी तरह से। जीडी बख्शी साहब, तुमसे तो लड़ने की आवश्यकता नहीं है, शाब्दिक बात। जीडी बख्शी साहब, समित पात्रा, मिस्टर पीरजादा, हमने आपको बड़े इत्मीनान से सुना, आप बड़े शौकीन हो रहे हैं जंग के। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं और यादाश्त आपकी ताजी कर दूं, 4 बार आपकी फौज ने मैदान जंग में कश्मीर छीनने की कोशिश की है, हर बारी आपको ब्लडी नोज मिला है। 71 में तो अब सुन लीजिएगा साहब, जिस तहजीब से हमने आपको सुना आप भी सुन लीजिए ना। आपने 4 बारी कोशिश की है कश्मीर को बाय फोर्स लेने की, हर बारी ब्लडी नोज मिला है। 1971 में तो देश के 2 टुकड़े हो गए, 93,000 देने पड़े, आधा देश खोना पड़ा। आप क्यों बार बार अपने ऊपर मुसीबत बुला रहे हैं कि जंग होगी, जंग होगी? अरे साहब, जंग के लिए थोड़ी इकोनॉमिक ताकत चाहिए होती है, वो आपकी ऐसी तैसी हुई पड़ी है, बुरे हाल हैं आपके। आपने वो किताब नहीं पढ़ी पॉल केनेडी की, द राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स? आप ग्रेट पावर्स में से नहीं हैं, लेकिन रूस और जर्मनी की तरह आपको एक आदत है सारा फौज पे स्पेंड करने की, इतना स्पेंड करने की कि इन दोनों देशों की इकोनॉमिक तबाही हो गई थी, इकोनॉमिक तबाही हो गई थी। आपकी फौज भी इसी कागार पे लेके आई है। कोरोना का टाइम है, लेकिन ये 20% अपना बजट बढ़वा रहे हैं आपकी पाकिस्तान की फौज। भाई उनको अपने पर्क्स चाहिए, उनको प्रिविलेजेस चाहिए, बाहर में जाए पाकिस्तान। जीडी बख्शी साहब, एक सेकंड। तारिक पीरजादा, तारिक पीरजादा, तारिक पीरजादा, बंदूकों पर तारिक पीरजादा गांधी की तरह, तारिक पीरजादा साहब, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? भारत। देखिए, मुझे पता था, मुझे पता था, अब नहीं रुको, अब मुझे पता था। अरे भाई, सबसे बड़ा दुश्मन भुखमरी होती है किसी मुल्क की, सबसे बड़ा दुश्मन इलिटरेसी होती है किसी मुल्क की, सबसे बड़ा दुश्मन दहशतगर्दी होती है किसी मुल्क के लिए, और आपका दुश्मन भारत है। बता दिया आपने, जो आप सोच रहे हैं वो पूरा पाकिस्तान है, वही सोचता है समित पात्रा। थोड़ा सा इसकी आवाज को कम करिए, मैं बताता हूँ रूबिका जी, ये तारिक पीरजादा का सबसे बड़ा दुश्मन भारत क्यों है। ये तारिक पीरजादा डिफेंस का एक्सपर्ट है ना, इसने अपने आंखों के सामने चार बार युद्ध में पाकिस्तान की हालत क्या हुई है इसने देखा है। किस प्रकार से जीडी बख्शी साहब ने, किस प्रकार से इंडिया की आर्मी के पैरों तले इन पाकिस्तान के आर्मी के लोगों को रौंदा है ना, इसने देखा है। इसलिए इसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन भारत है। और कान खोल के सुन ले तारिक पीरजादा, अगर दूसरी बार हिम्मत दिखाई, अरे सुन लो, चुपचाप बैठो, भिखारी कहीं का बैठो, हल्ला मचा रहा है यहाँ पे आके। पिछली बार कह रहा था कि पानीपत के युद्ध में हम जीते थे, याद है रूबिका जी? याद है पिछली बार जब आपने पूछा था इससे, इस बेगैरत से कि बताओ पिछली बार तुम कब जीते थे, तो बोला था हम पानीपत के युद्ध में जीते थे, पानीपत के युद्ध में। ये इसको बेचारे जीडी बख्शी साहब कह रहे थे कैनेडी का किताब पढ़ा। ये कौन सा कैनेडी का किताब पढ़ेगा? ये तो पूरे दिन से शाम तक भीख मांगता है, उसके बाद आके ये डिबेट करता है। ये किताब पढ़ता है तो इसकी हालत ऐसी नहीं रहती। ये कुछ पढ़ता नहीं है, इसका खाली एकमात्र उद्देश्य है भारत से बदला लेना, क्योंकि भारत ने इसके साथ और इसके जो पाकिस्तान आर्मी के साथ जो हालत की है ना, 4 युद्धों में, ये सह नहीं सकता है। और तारीख में ज्यादा मैं तुम्हें गाली देना नहीं चाहता हूँ, ये हमारे संस्कारों के खिलाफ। बार तुम्हें समझा चुका हूं, तुम स्काइप के पास मत आओ, कितना समझाओ, स्काइप के पीछे जाओ, स्काइप के पीछे गाली नहीं देना चाहूंगा, स्काइप के पीछे जाओ, स्काइप के पीछे जाओ। पाकिस्तान के बच्चे भी डर जाएंगे, हमारे तो छोड़ दो। स्काइप के मुंह के अंदर दिख रहा है सारा,
कहा क्या, ये बताइए कैसी कैसी हंसी है इसकी, देखिए इसकी कैसी हंसी है। ये रोज आता है टीवी पे, बेइज्जत होके जाता है, और यही पाकिस्तान की हालत है। पाकिस्तान की हालत ठीक वैसे ही है जैसी पीरजादा की है। ये रोज आके इंडिया से उलझता है, बेइज्जत होके शाम पे घर जाता है, क्यों और शाम में भी बेइज्जत होता होगा। पाकिस्तान की हालत भी ऐसी है। जो बात तारिक पीरजादा कह रहे हैं, मुझे लगता है कि एक एक बाशिंदा इस चीज को, और मुझे नहीं पता एक एक बाशिंदा करता होगा या नहीं करता होगा, लेकिन इमरान खान यही सोचते हैं, शाहिद आफरीदी यही सोचते हैं, वो हाफिज सईद वहां पर इसीलिए बिठाया गया जमाई की तरह। सबसे बड़ा दुश्मन आपका हिंदुस्तान। आप लोगों को खा रहा है, मेरी बात सुने, कहा बेचारा वो मेरी बात सुने, हाफिज सईद अब आपको पता नहीं है आपका आफरीदी से क्रिकेट तो खेला जा रहा है, हर फेलियर को के लिए आगे कर रहे हैं। मासूम सा आदमी है, मासूम सा आदमी, शाहिद आफरीदी मासूम सा आदमी। आप अपने सारे फेलियर्स को हाफिज सईद या मसूद अजहर पे डालते हो, अपना फेलियर आपसे एक्सेप्ट नहीं होता है, आके आप अपने से मिला नहीं सकते। अभी ये जो संबित पात्रा जी कह रहे थे, मुझे सिर्फ इतना बताएं, रूपिका ने उनको टाइम दिया तारिक पीरजादा को, वो वेट कर रहे थे, बीच में वो हंसे तो संबित पात्रा ने उनको गालियां देना शुरू कर दी। अब संबित जी भी थोड़ा खुद अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें, आपके अपने मुल्क के लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं पूरा दिन ट्विटर पर, इंट्रोस्पेक्ट करके बैठता हूं। आपको नत्मा मुखर्जी ने कितना क्रिटिसाइज किया था लास्ट टाइम जब आपने ये किया है, उनकी फोटो भी आपने वॉर्स करके लगाई है, नकली फोटो एडिट करके तारिक पीरजादा की। कितनी गलत बात है ये कोई भी रिस्पेक्टेबल इंसान नहीं कर सकता। आप नहीं, मेरी बात सुनो, आप वो हंस रहे थे, आप उनको गालियां देना शुरू हो गए, फिर उनकी टर्न आई तो वो बात कर रहे हैं, आप नहीं हो रहा है। मोना आलम जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूं आपके भाई के नाते, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ मोना जी। मोना जी, आप तो बहुत बड़ी पत्रकार है, आप नहीं मैं 10 सेकंड में सवाल ही पूछ लेता हूँ। मोना जी, आज तक इंडिया और पाकिस्तान में कितनी जंगें हुई और कितनी जंग पाकिस्तान जीता है? एक डिफेंड, नो, आई एम डिफेंडिंग पाकिस्तान एंड राइटली सो। नहीं, बिल्कुल हम तारिक पीरजादा को डिफेंड करेंगे अगर वो मोदी जी को गाली देगा। हम तारिक पीरजादा को डिफेंड करेंगे अगर वो इंडिया को कहेगा कि खराब कंट्री है। हम डिफेंड करेंगे, हम डिफेंड करेंगे तारिक पीरजादा को, बिकॉज ही हैज नो फेम। अरे डिफेम उसी को करते हैं जिसका कोई फेम होता हो, उसका तो फेम ही नहीं है। बाय द वे, भूल जाइए मोना जी आप ये बताइए, क्या आज तक पाकिस्तान को युद्ध इंडिया से जीता है? मोना जी, आप तो इतनी बड़ी पत्रकार है, आपको पुलित्जर अवार्ड मिला है, आप बताइए। आप बहुत बड़े स्पोक्स पर्सन है, आप मुझे लगता है प्रमोटर के स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन बनने वाले हैं इसके बाद, और मेरी दुआ भी है कि आप बन जाए। नहीं, आप जवाब क्यों नहीं देती है मोना जी? मैं आपसे प्यार से पूछता हूँ सवाल आपसे, फिर भी आप जवाब नहीं देती हैं। कोई युद्ध जीता है आज तक जो आप लोग सपने देख रहे हैं? आप खुद ही बोलते रहते हैं, आप सवाल भी खुद पूछते हैं, जवाब भी खुद देते हैं। आप बता दीजिए, आपका ये प्रॉब्लम है। आप बताइए, चलिए लेट अस हैव दिस। How many war has Pakistan won over India? How many battle has Pakistan won over India? बताइए ना मोना जी, प्लीज बताइए। मैं हर सवाल का जवाब दूंगी, किस लिए बैठी? मैं ऑनेस्टली सवाल पूछ रहा हूँ। अभी तारिक पीरजादा हमें धमका रहे थे कि हम वॉर कर देंगे, मैं उसी से जुड़ा सवाल पूछ रहा हूँ कि आज तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कितने वॉर हुए? क्या एक भी वॉर पाकिस्तान के हक में गया? आप बताइए, जवाब दीजिए। हमने अपने आप को जैसे डिफेंड किया था ना 65 में, The entire world is witness to this. 65 में इतनी बड़ी आपकी फोर्स होने के बावजूद, इतनी बड़ी स्ट्रेंथ होने के बावजूद, जैसे पाकिस्तान ने डिफेंड किया है अपने आप को, ये इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। एमएम आलम कौन था, उसने क्या करा? इतना लंबा ये सारी हिस्टोरिक स्टोरीज है मोना जी, यू हैव टू अंडरस्टैंड। सवाल का जवाब क्या है? वो आप इतनी भूमिका क्यों बना रहे हैं? इतना थीसिस नहीं, इतना छोटा सा सवाल, पाकिस्तान भारत की लड़ाई में, युद्ध में पाकिस्तान कितने युद्ध जीता है? 1, 2, 3, 4 या 0? आप कितने जीते? मैं जवाब दूं रुपए का? हम जीते। या फिर एक लाइन बोल दीजिए, हर युद्ध में मुंह की खाई है। 65 हम जीते। अरे ऑप्शन दिया है मैंने, ऑप्शन पर 90s में कॉन्फ्लिक्ट था, वो हम जीते। क्या जीते? हम जीते। आप क्या बात कर रहे हैं? हम जीते। हाँ, जीडी बख्शी साहब जवाब देखिए, माफ कीजिए रूबिका जी, तुमने तो मुझे मौका देना था। मोना जी माफ कीजिए, आप मुझे इतना दीजिए कि मैं एक सोल्जर हूं, 37 साल मैंने यूनिफॉर्म में सर्व किया है, बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी हैं, तो मैं आपको मिलिट्री हिस्ट्री के तौर पे बता दूं
कि पाकिस्तान ने 4 लड़ाइयां लड़ी हैं हिंदुस्तान के साथ, 47, 48, 65, 71, कारगिल 99। हर एक युद्ध पाकिस्तान ने शुरू किया और हमें खत्म करना पड़ा। ठीक है, 47, 48 में यूएन मेडिटेटेड सीजफायर हुआ। 2/3 ऑफ JNK से आप खदेड़े जा चुके थे। यू हैड बीन पुश्ड आउट ऑफ 2/3 ऑफ JNK। 1/3 रह गया था। अगर हमारे नेहरू जी गलती ना करते, केस ना ले जाते, तो वो भी हमने ले लेना था। खैर, बहरहाल 65 में आपने सरप्राइज से हमला किया। पहले ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया। नहीं, लेट मी जस्ट आंसर यू, देन आई लिसन विद द ग्रेटेस्ट ऑफ रिस्पेक्ट। नाउ 65 में आपने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया। जब वो फेल हो गया, आपने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम से अखनूर को काटने की कोशिश करी, JNK को रेस्ट ऑफ इंडिया से काटने की कोशिश करी। जवाब में हमने सियालकोट और लाहौर के ऊपर प्रेशर डाला। आपको एकदम उल्टे पांव छोड़ना पड़ा, अखनूर के ब्रिज के पास से वापस आना पड़ा। अपने आर्मर्ड रेजिमेंट्स, अपने जो आर्टिलरी ब्रिगेड, वो सब वापस आए। जहां तक 71 का सवाल है, I don't need to rub salt into your wounds. I don't have to rub salt into your wounds. अरे आपको सबक सिखाया जा रहा है, तो बहुत कायदे से मैं भी सुन रही हूँ तारिक पीरजादा साहब। मिस्टर पीरजादा, you would 47, 65, 71, 99, you claim to be a military. ये सारे सब तारिक पीरजादा साहब याद कर लीजिए, क्योंकि आप ही को 36 का आंकड़ा रखना है ना हिंदुस्तान से, तो आपको सबक दोबारा याद करवाया जा रहा था। तारिक पीरजादा, what does he know about the military? अरे तारिक पीरजादा साहब, क्या 20 सेकंड, ये बता तो रहे हैं, जंग आप थोड़ी लड़े हैं। आप जंग थोड़ी लड़ते हैं। तारिक पीरजादा नो अबाउट द मिलिट्री। तारिक पीरजादा क्या जंग लड़े हैं? आर्मी ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान आर्मी। किससे आप किससे लड़े, मुझे ये बताइए। आप आसपास पड़ोसियों से लड़ने के अलावा कुछ और काम किया है आपने, मुझे ये बताइए। सर, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। लेकिन पाकिस्तान नहीं सुधरेगा, ये आप रट लीजिए।